प्यारे विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान के इतिहास के मुख्य स्रोतों के अंतर्गत ऐतिहासिक साहित्य की चर्चा करना चाहेंगे। राजस्थान के इतिहास को जानने में राजस्थानी ऐतिहासिक साहित्य की भी बड़ी भूमिका है। साहित्य की रचना भारत की प्राचीन परंपरा रही है और राजस्थान भी इस दिशा में पीछे नहीं रहा है। राजस्थान में संस्कृत, राजस्थानी और हिंदी भाषा में अनेक रचनाएं उपलब्ध होती है जो अपने समय की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जनजीवन की व्यापक जानकारी प्रस्तुत करती है। इसमें भी जो ऐतिहासिक साहित्य है उसको हम अनेक भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले अपन संस्कृत साहित्य की चर्चा करेंगे। संस्कृत साहित्य के अंतर्गत राजस्थान में अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ उपलब्ध होते हैं जिनमें जैनिक द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज विजय एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ से हमें चौहान शासकों के बारे में, विशेषकर अजमेर के साम्राज्य विस्तार के साथ साथ पृथ्वीराज चौहान की विजयों की जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार महाराणा कुंभा ने नृत्य रत्न कोश नामक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ से हमें भारतीय नृत्यों और नृत्य कक्षों की जानकारी उपलब्ध होती है। ऐसे ही ग्रंथों में कुंभा के प्रमुख शिल्पी थे मंडन, इन्होंने राजवल्लभ नामक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ से हमें नगर निर्माण करने की विभिन्न शैलियों की जानकारी प्राप्त होती है। एकलिंग महात्म्य जो एक और ऐसा ही ग्रंथ है, उससे हमें मेवाड़ के शासकों की वंशावली की जानकारी प्राप्त होती है। इसी ग्रंथ से हमें पता चलता है कि मध्यकाल के प्रारंभ में मेवाड़ को मेदपाट और हाड़ौती को हाड़ावती के नाम से जाना जाता था। इसमें तत्कालीन वर्ण व्यवस्था, प्राश्रम व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है। 15वीं शताब्दी में ही लिखे गए भट्टी काव्य के द्वारा हमें जैसलमेर राज्य के विस्तार, जैसलमेर और लोदरवापुरी के निर्माण और वहाँ के शासकों की उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे ही रचनाओं में बीकानेर नरेश कल्याणमल के दरबारी सदाशिव द्वारा रचित राजविनोद नामक ग्रंथ से हमें बीकानेर के रहन सहन, रीति रिवाज, आमोद प्रमोद इत्यादि की जानकारी प्राप्त होती है। बीकानेर के ही एक मंत्री करमचंद ने वंशोत्कीर्तन काव्यम लिखा। इसमें बीकानेर राज्य के विस्तार, बीकानेर राज्य का वर्णन और राजा महाराजा द्वारा किए गए दान पुण्य इत्यादि की जानकारी प्राप्त होती है। राजनीतिक इतिहास के अध्ययन में हमें अमरसार भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो महाराणा प्रताप, अमर सिंह प्रथम, कर्ण सिंह के शासनकालों की जानकारी प्रदान करता है। ऐसे ग्रंथों में जगत सिंह काव्य, तो जगत सिंह प्रथम की उपलब्धियों, राज प्रशस्ति जो रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखी गई, उसमें उसमें वापा से लेकर राणा राज सिंह तक का मेवाड़ का इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार जोधपुर के अजीत सिंह के दरबारी कवि जगजीवन ने अजितोदय लिखा। इसमें मारवाड़ के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे ही ग्रंथों में नैचंद्र सूरी द्वारा लिखा गया हमीर महाकाव्य एक उच्च कोटि का राष्ट्र काव्य है। इससे हमें चाहमानों की वंशावली, समय समय पर किए गए मुस्लिम आक्रमणों का प्रतिरोध और चाहमानों के मूल निवास स्थान शाकंभरी, सपाद लक्ष्य, अजमेर नगर इत्यादि की स्थापना की जानकारी भी प्राप्त होती है। इसी से हमें अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान की जानकारी भी प्राप्त होती है। इन संस्कृत साहित्य के अलावा राजस्थान के इतिहास को जानने में राजस्थानी साहित्य का बड़ा प्रमुख योगदान है। राजस्थानी भाषा का साहित्य अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है। 9वीं शताब्दी से ही राजस्थानी भाषा की रचनाएं उपलब्ध होनी शुरू हो जाती है, जिनमें रासो ग्रंथ अधिक लोकप्रिय है। 16वीं शताब्दी से पहले लिखे गए रासो साहित्य के अंतर्गत बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो और कायम खां रासो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। रासो साहित्य से तत्कालीन राजपूत राज्यों की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। 16वीं शताब्दी के बाद राजस्थान के ऐतिहासिक गद्य के अनेक रूप देखने को मिलते हैं।
ऐसे ऐतिहासिक गद्य में ख्यात साहित्य, वात, वंशावली, विद्यावली इत्यादि प्रमुख साहित्य है। इनमें ख्यात साहित्य विशेष महत्व रखता है। ख्यात दो प्रकार की प्राप्त होती है, कुछ ख्यातें बहुत बड़ी हैं, कुछ ख्यातें छोटी है। वंशावली और पीढ़ियावली में पीढ़ियों की जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार वात छोटी छोटी बातों का संग्रह है, जिनसे हमें ऐतिहासिक और राजनीतिक धार्मिक जानकारियाँ प्राप्त होती है। ख्यात साहित्य इस समय की उपलब्ध ख्यातें 17वीं शताब्दी से प्रारंभ होती है। राजकीय ख्यातों के लेखक राजकीय कर्मचारी सामान्यतः हुआ करते थे, पर कई व्यक्तियों ने स्वतंत्र रूप से भी ख्यातों का निर्माण किया है, जिनमें नैण सिंह, दयाल दास और बांकीदास बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ख्यातें लगातार या संलग्न इतिहास के रूप में लिखी गई है, जैसे दयाल दास की ख्यात, और कुछ ख्यातें छोटी छोटी बातों के संग्रह के रूप में लिखी गई है, जिसमें नैण सिंह और बांकीदास की ख्यात रखी जाती है। मध्यकालीन और आधुनिक राजस्थान के इतिहास के निर्माण में ख्यात साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। यह ठीक है कि ख्यातों के अधिकांश लेखक राजाओं के परंपरागत मुसाहिब हुआ करते थे और उनका एकमात्र लक्ष्य अपने शासक की यशोगाथाओं का वर्णन करना था। फिर भी राजपूत राज्यों और उनके शासकों के बारे में जो जानकारी फारसी ग्रंथों में उपलब्ध नहीं होती है, वह हमें ख्यात साहित्य से प्राप्त हो जाती है। जैसे मारवाड़ नरेश मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़े गए युद्ध तथा जयपुर के मानसिंह राणा प्रताप की उदय सागर के पाल पर हुई मुलाकात का वर्णन जितना नैण सिंह की ख्यात से प्राप्त होता है, उतना अन्य किसी साधन से प्राप्त नहीं होता है। यद्यपि ख्यातों के लेखन में कई प्रकार की कमियां हैं, जैसे ख्यातों में लिखी गई बातें और उनकी तिथियां सही नहीं पाई गई है। ख्यातों में घटनाओं का विवरण तिथि के अनुसार नहीं दिया गया है। ख्यातों में वर्णित घटनाएं, व्यक्तियों और स्थानों के नामों को लिखने में शुद्धता की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। नैण सिंह के अलावा अन्य किसी भी ख्यातकार ने अपने ऐतिहासिक स्रोत का उल्लेख भी नहीं किया है, जिससे उनके द्वारा वर्णित घटनाओं को प्रमाणिक मानने में कठिनाई होती है। फिर भी ख्यात साहित्य के ऐतिहासिक महत्व को कम नहीं कर सकते हैं। ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग करते समय हमें अन्य ऐतिहासिक साहित्यों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। ऐसी ख्यातों में मुंडियार की ख्यात, नैण सिंह की ख्यात, बांकीदास की ख्यात इत्यादि महत्वपूर्ण ख्यातें हैं। इन ख्यात साहित्य से हमें बहुत महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होती है। राजस्थानी भाषा में ख्यात साहित्य के अलावा अन्य बहुत साधन ऐतिहासिक साधन प्राप्त होते हैं, जो हजारों की संख्या में है। ऐसी रचनाओं में वार्ताएं और वचनिकाएँ हैं। इन वार्ताओं और वचनिकाओं में राजस्थानी संस्कृति का बड़ा अनूठा चित्रण किया गया है। ऐतिहासिक प्रसंगों के साथ साथ इसमें राजस्थानी जनता की दिनचर्या का भी उल्लेख प्राप्त होता है। ऐसी ही वचनिकाओं में सबसे प्राचीन वचनिका चारण शिवदास की है, जो अचलदास खींची वचनिका के नाम से जानी जाती है। इसमें गागरोन के खींची शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। उससे हमें उस समय के कपड़ों, विशेषकर जामा, झागा और निर्धन लोगों की गुदड़ी, चौपड़, खेल इत्यादि की जानकारी प्राप्त होती है। ऐसी रचना में शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट में दलपत विलास प्राप्त हुई। इस अधूरे ग्रंथ की रचना बीकानेर के महाराज कुमार दलपत ने की थी। प्रस्तुत रचना से प्राप्त होता है कि पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद हेमू का वध सम्राट अकबर ने नहीं किया था। ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं। इनमें कान्हड़देव प्रबंध, जो कवि पद्मनाभ द्वारा लिखा गया, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। कान्हड़देव प्रबंध संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान में एक अलग स्थान रखता है और शायद एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो हमें ऐतिहासिक घटनाओं की सही जानकारी देता है। यह ऐतिहासिक काव्य 1455 ईस्वी के आसपास लिखा गया। इसमें जालोर के शासक कान्हड़देव और दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन के मध्य लड़े गए संघर्ष की जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत, जो 1593 ईस्वी के आसपास लिखा गया,
इससे भी हमें अलाउद्दीन और राजपूताना के मध्य हुए संघर्षों की जानकारी प्राप्त होती है। इन के साथ साथ बहुत बड़ी मात्रा में साहित्य उपलब्ध है, जैसे गुणभास जो हेम कवि द्वारा लिखा गया। इसी प्रकार अभय सिंह के आदेश से रत्नोच्चारण वीरबान द्वारा लिखा गया राजरूपक भी महत्वपूर्ण स्रोत है। राजविलास जो मेवाड़ के महाराज राज सिंह के समकालीन कवि मान द्वारा लिखा गया है। हमीर हठ, हमीर रासो, हमीरा छाड़ा, हमीर चौपाई इत्यादि ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण साधन हैं जो राजस्थान के इतिहास को समृद्ध बनाते हैं। इसके साथ साथ फारसी भाषा में लिखे गए सामग्री भी प्राप्त होती है। दिल्ली सुल्तानों और मुगल सम्राटों के इतिहास की जानकारी के लिए राजकीय अधिकारियों और इतिहासकारों द्वारा फारसी भाषा में लिखित प्रचुर साहित्य हमारे पास उपलब्ध है। स्वयं मुगल सम्राटों ने अपनी आत्मकथाएं लिखवाई। इस प्रकार मध्यकालीन भारत के इतिहास की जानकारी का अधिकांश स्रोत उन लोगों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं तो या तो स्वयं घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी थे या उन्होंने प्रत्यक्षदर्शियों से सुनकर अपनी रचनाएं लिखी थी। राजस्थान के इतिहास के बारे में राजपूत शासकों या दिल्ली के सुल्तानों और सम्राटों से संघर्षों, प्रतिरोधों, मैत्रीपूर्ण संबंधों और अधीनता के माध्यम से संपर्क बना रहा। उन संपर्कों की जानकारी फारसी साधनों से हमें समय समय पर मिलती रहती है। यद्यपि फारसी भाषा में लिखे गए ग्रंथों की जानकारी को ऐसा कैसा स्वीकार करने में दिक्कत है, क्योंकि फारसी लेखकों ने अपने शासक के पक्ष को ही प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। दूसरी बात, फारसी लेखक अपनी संकीर्ण और धार्मिक कट्टरता की सतह से भी कभी ऊपर नहीं उठ पाए, अतः उनके द्वारा लिखी गई जानकारियाँ इतिहास की निष्पक्षता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। बहुत से फारसी लेखकों ने घटनाओं की तिथियाँ भी नहीं दी है और कई लेखकों ने गलत तिथियों का अंकन कर दिया है। कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि फारसी राजस्थानी भाषा में लिखे गए साहित्य को परस्पर एक दूसरे से मिलान करके हमें सही इतिहास का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे फारसी ग्रंथों में बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं। ताजुल मासी, तबकात नासरी, खजाइनुल फतूह, तारीख़ फिरोज शाही, तुजू के बाबरी, हुमायूं नामा, आइन अकबरी, अकबरनामा, तबकात अकबरी, तारीख़ शेर शाही के अलावा तुजू के जहांगीरी, बादशाह नामा, मासिर आलमगारी इत्यादि बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे हमें प्रसंगवश राजस्थान के इतिहास की जानकारी प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही ग्रंथों में मुंशी ज्वाला सहाय द्वारा लिखा गया वाक़ई राजपूताना, कालीराम कायस्थ का लिखा गया तारीख़ राजस्थान और मोहम्मद उबैदुल्ला फरहती का लिखा गया तारीख़ तोहफ़ राजस्थान भी बहुत प्रसिद्ध है। इस प्रकार हम इन ग्रंथों के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा इतिहास का एक निष्पक्ष इतिहास का निर्माण करने में सक्षम अपने आप को कर पाते हैं। साहित्य चाहे वो ऐतिहासिक हो, चाहे कोई और घटनाओं को लेकर लिखा गया हो, उन सब के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा ही हम एक निष्पक्ष इतिहास का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।